आज की हमारी कहानी है बोझ। मैं हारा थका बेमान सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदास देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई बात है, इसीलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसीलिए मैंने उसे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दी। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटा ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दिया जाए, या फिर बेटा पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसे स्कूल की फुटबॉल टीम से खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो ये बस सुबह 9 बजे जाना और शाम को 8 बजे आना और फिर चादर तान के सो जाना के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवा करने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे और ये झुर्रियाँ बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बन जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं, नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपे रहे हैं, एक पुरानी कूलर लेने तक का ही हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़र झुकाई अपनी नाकामियाँ पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही है तो है। कहने को तो देश तरक्की पर है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन व दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबते जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी है और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरी कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसीलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठे बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने का दस्तक हुई। बच्चों ने जा गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ से ऐसे देखा जैसे मानो वह कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आते और गुर्दे गिरवे रखने के लिए दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ पाने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गए और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें बैठने को कहा। मीनाक्षी भी उन्हें चरण वंदना की और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दें, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों को बुलाया, उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं।
बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता। देने का नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदने हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर था। एक तरह मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अंधा मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवा और बच्चे के ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी के मन रखो। उनके सामने में घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा का खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। जब अब मीनाक्षी शांत हो गई, वो खाना लेकर टेबल पर लगा दी है। अब पापा और बच्चे सहित एक साथ खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एक एक मेरे और देख और पास बैठने को कहा। मेरे सांस और दिल दोनों तेजी से हो गए, कहीं पिताजी कोई मांग दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोरों चल रहा है, खेत का काम बहुत है, इसलिए मैं अभी ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीने से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसे तुम तभी करते हो जब तुम्हें किसी परेशानी में होते हो। यह तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी के याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अकवा बैठ था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र मीनाक्षी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्साहित हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाले और एक नोट की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दिए। ये देखकर मैं अवका और सत्ते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारे दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर सकते हो। वैसे भी इस बार फसल अच्छी उग गई थी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मीनाक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू और बच्चों को अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिया। मेरे आंख भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ में फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था कि उस वक्त मेरे आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनाक्षी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसीलिए खुद की नज़र खुद से ही नहीं मिला पा रही थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। जी, हमारा स्टोरी कैसी लगी हो आप लोग ढेर सारा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।